अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक कर दिया जी। पाकिस्तान ने जो ईरान का हमला था, उसका जवाब दे दिया है। आज अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तान ने अटैक किया है 7 लोकेशंस के ऊपर और इत्तलात ये हैं कि उसमें कुछ लोग जो हैं, उनकी हलाकतें भी हुई हैं और ये जो बीएलए के मुख्तलिफ वहाँ पे स्टेशंस वगैरह बने हुए थे, उनके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है और मर्ग बर समाचार का उसका नाम दिया है। पाकिस्तान का जो फ़ॉरेन ऑफिस है, उसकी भी स्टेटमेंट आ गई है, बाकी जगहों से भी हमें कन्फर्मेशन मिल रही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको जाँचने के लिए मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो मौसर शख्सियत हो सकते थे, आज उनको मैंने ज़हमत दी है, वो अपनी तबीयत की नासाज़ी तबा की वजह से भी वो ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें थोड़ा-सा टाइम दे दें ताकि हम आपके जो ख़यालात आलिया हैं, उनको जान सकें और उनको लोगों तक पहुँचा सकें। हियर कम्स शमशाद अहमद खान साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी ख़ारजा और पाकिस्तान की बहुत ही मुमताज़ शख्सियत जनाब शमशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया शमशाद साहब। एक तो ये है कि जो कल का परसों का वाक़या हुआ 16 जनवरी का, वो आपने देखा सारा और उसके बाद सिनेरियो सारे का सारा आप देख रहे थे। अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया है और 7 लोकेशंस के ऊपर मुख्तलिफ जो जगह हैं उन पे अटैक किया है। मैं शुरू में थोड़ी-सी आपको एक जो फ़ॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई है, उसको पढ़ के सुना देता हूँ थोड़ा-सा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। वो कह रहे हैं जी कि दिस मॉर्निंग पाकिस्तान अंडरटुक अ सीरीज ऑफ हाईली कोऑर्डिनेटेड एंड स्पेसिफिकली टारगेटेड precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan of Balochistan, province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg Bar Sarmachar. Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists calling themselves Sarmachars on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence of the presence and activities of these terrorists. आगे वो जाके बताते हैं कि जी हम बिलीव करते हैं यूएन की रेजोल्यूशंस के ऊपर और यूएन के चार्टर के मुताबिक और ईरान की जो सॉवरेनिटी हमारे लिए बड़ी आम है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर प्लीज? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, सच्ची बात पूछी है। मुझे तो बहुत ही सदमा हो रहा है कि जिस तरीके से हमने अपने आप को उलझा लिया है इन रीजनल झगड़ों में, तो इसके नतायज यकीनन अच्छे नहीं होंगे। पहले भी हम एक आधा मुल्क अपना गंवा बैठे हैं, जो असल पाकिस्तान था, और अब बाकी जो मुल्क है उसको मज़ीद नुकसान पहुंचने का अंदेशा अब पैदा हो रहा है। और जो जिन इलाकों में ये सब कुछ हो रहा है, तो वो कोई इलाके हमारे इतने फ्रेंडली इलाके नहीं हैं। बलूचिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पर हम ऑलरेडी एक भरपूर, हमेशा से पूरे 75 साल से एक जंग लड़ रहे हैं, और उसमें ज़ाहिर है कि बैरूनी मुदाखलत हमेशा रही है, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। और हमने हमेशा सिफारती सतह पर ईरान के साथ अपने सारे इख्तलाफात हमेशा उनको मैनेज किया है। लेकिन मैं पहले आपको तारीखी तनाज़ुर भी देना चाहता हूँ कि ईरान के साथ जी हमारे ताल्लुकात क्या किस नौइयत के हैं। देखें, किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी का सारा दारोमदार और किसी चीज़ पर नहीं होता, माँ सिवाय दो बातों के: जियोपॉलिटिकल लोकेशन, कि कहाँ पर वो वाक़ है, और जी दूसरा उस मुल्क के अपने जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या है। तो हमारे जो हैं 4 ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं अपना, जी और वो 4 में इंडिया है, चीन है, ईरान है और अफ़गानिस्तान है। ठीक इसमें ये है कि 2 के साथ जो हैं हमारे जो मसाइल, बॉर्डर का कोई मसला नहीं है, और मसलन चीन और ईरान, कोई मसला नहीं था हमारा बॉर्डर का कभी भी हुआ। और हमारे बॉर्डर्स डिमार्केटेड हैं, हमारी बाउंड्रीज डिमार्केटेड हैं, और ताल्लुकात भी दोनों के साथ, अगरचे चीन के साथ उसके आगाज़ में जब वो 49 में तो चीन आज़ादी अपनी हासिल की थी लड़के, तो उस वक्त तक हमारे साथ ताल्लुकात काफ़ी
टेंस थे चाइना के बिकॉज ऑफ आर इन्वॉल्वमेंट इन वेस्टर्न जो पैक्ट्स थे सीटो सेंटो वगैरह की वजह से, तो चीन के साथ भी हमारा आगाज इतना अच्छा नहीं था। लेकिन फिर अयूब खान के ज़माने में हमारी ताल्लुकात चीन के साथ बहुत अच्छे हो गए, नॉर्मल हो गए, और बल्कि उसके बाद फिर हमें अमेरिका की तरफ से प्रेशर अक्सर रहता था कि हमने चीन के साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे रखे हुए हैं, मगर वो एक और कहानी है। और बाकी रहा ये है ईरान का। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसका सरबराह जो बादशाह था वो पाकिस्तान आया, और एक बहुत अच्छे ताल्लुकात हमने रखे, कतई नज़र इसके कि बिकॉज ऑफ आर जियोपॉलिटिकल लोकेशन ईरान और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मकासद हैं, गोल्स हैं, उनमें कभी कभी फ्रिक्शन पैदा होती रही है, मगर उनको हमने हमेशा बहुत सीरियस भी हालात हुए, बल्कि मौजूदा हालात की तरह कई हालात होते थे। बिलखसूस 96 से लेकर 2001 उन 5 सालों में जब अफगानिस्तान में तालिबान कंडक्ट कर रहे थे, पूरा इलाका उनके कब्जे में था, तो उस वक्त ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात इसी तरीके से बहुत नाखुशगवार थे, बल्कि काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते थे। और ये वो पीरियड है जब मैं फॉरेन सेक्रेटरी था, और उसके बाद मैं यूनाइटेड नेशन में चला गया था। तो बाकायदा फिर उसको अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत जोर डाला कि अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन छुपा हुआ था उस पर, और फिर हमें प्रेशर उस हवाले से था। लेकिन मज़्ज़क़ खेज़ बात उस वक्त पैदा हुई उस दौरान जब अमेरिका और ईरान इकट्ठे एक तरफ हो गए थे तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहां पर हम ईरान भी हमसे नाराज था और अमेरिका भी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस में बनाई गई थी 6+2, यानी 8 मुल्कों का एक ग्रुप बना था जो अफगानिस्तान में तालिबान के मसले को डील करने के लिए। तो उसका भी बड़ा कंट्रोवर्शियल रोल था। उसमें जो 6 थे उसमें ईरान, पाकिस्तान और चाइना, और उसके साथ तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और क्या नाम उज़्बेकिस्तान, ये 6 मुल्क वो, और प्लस रशिया और अमेरिका। तो वो जो 6+2 था, उसमें मैं जब यूनाइटेड नेशंस में हम मीटिंग अटेंड करते थे तो बड़ा अजीब लगता था कि अमेरिका और चीन जो हैं वो एक तरफ बैठे होते थे और हम लोग दूसरी तरफ बैठे। तो ये ईरान के साथ, और फिर ईरान के साथ मेरी जो पर्सनल वाबस्तगी वो ये इस वजह से नहीं कि मैं कोई उनका हमेशा सोच, हर जो फॉरेन सेक्रेटरी के ज़माने में मैंने जिस तरीके से अपने मफादात ईरान के हवाले से किए, यानी फॉरेन मिनिस्टर हमारे जाते थे, नवाज शरीफ पर्सनली इन्वॉल्व था, और इवन अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमने मिलकर भी बहुत कोशिशें की, और लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात हमने कभी भी इस स्टेज पर नहीं आने दिए, कंप्रोमाइज नहीं किया आज आगे। लेकिन इसमें शमशाद साहब एक चीज जो कही जा सकती है वो ये है कि ईरान को भी तो सोचना चाहिए था ना कि एक यूनिलैटरल आप डिसीजन कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स भी हैं, म्यूचुअल मैकेनिज्म्स भी हैं, उनको एक्सरसाइज कर लेते, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की एयर स्पेस वायलेट करते, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट करते। आप दुरुस्त कर रहे हैं, और यकीनन जो जिन लोगों को मौजूदा सिचुएशन को अभी समझने में वक्त लगेगा उसका पूरी तरह अदराक नहीं, वो यही सोचेंगे, मैं आपको बताऊं। लेकिन हम लोग जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, मैंने तो 8 साल ईरान के साथ ताल्लुकात में डिवोट किए हैं, 8 साल ईरान में गुजारे हैं। पहले 2 साल जब मैं अपना सिफारती कैरियर मैंने शुरू किया था 68 से 70 तक, फिर उसके बाद मैं 90 में गया था वहाँ एज एम्बेसडर, और फिर 92 में मैं वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन जो RCD बनाई गई थी अयूब खान के ज़माने में, तो वो इको बन गई थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और मैंने फिर उसको एक्सपेंड करके 6 रियासतें सेंट्रल एशिया की शामिल की और अफगानिस्तान 7वां मुल्क, तो 10 मेंबरों की ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो आज भी कायम है। और इनफैक्ट वहाँ इतना काम हुआ कि अब जो शंघाई है, शंघाई में 6 ममालिक इको के शामिल हैं, तो बहुत मुमासलत बहुत पैदा हो गई है, और उसके अभी इम्कान बड़े ज़्यादा हैं इकोनॉमिक हवाले से। इंडिया भी उसमें शामिल हो गया है शंघाई में, तो इस वजह से ये सिलसिला अभी जारी है, मगर ये जो इख्तलाफात अब पैदा हो रहे हैं
یہ وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے جو ہمیشہ امریکہ کھیلتا ہے. یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ بھی ایران کو سوچنا چاہیے تھا, یقیناً سوچنا چاہیے تھا, لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک سٹیج آ جاتی ہے جہاں پھر آپ کے پاس کوئی اور الٹرنیٹو نہیں رہتا. آج کل کے ماحول میں, پہلے بھی میں کل بھی کسی سے یہی بات کر رہا تھا کہ جو اسرائیل میں سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ فلسطینیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے, وہ بنیادی طور پر میں آپ کو پہلے اس سے ایک بتا دوں کہ 2000 میں جب ضیاء الحق مشرف تھے اس وقت, پہلا سال تھا مشرف کا, تو میں ایمبیسڈر تھا یونائٹڈ نیشنز میں, تو ایک کیوبا میں میٹنگ ہو رہی تھی گروپ آف 77 کی, اور جس پہ مشرف نے جانا تھا. تو نیو یارک سے پھر ہم اکٹھے گئے, تو سفر جہاز میں میں نے مشرف سے کہا کہ وہاں پہ یہ جو ہوگا یاسر عرفات موجود ہوگا کہ تم ذرا اس سے بات کرو کہ ہم غزہ میں یا ویسٹ بینک میں ہم ایک ٹریڈ آفس کھولنا چاہتے ہیں پاکستان کا, تاکہ ہم فلسطینیوں کی مدد کر سکیں. میرا بنیادی کنسرن تھا کہ ان دنوں بھی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا, اسرائیل کا جھگڑا چل رہا تھا 2002 میں, پھر جا کے کراؤن پرنس عبداللہ نے ایک بیروت انیشیٹو بھی دیا تھا کہ حل کیسے کیا جا سکتا ہے, وہی جو پرانی قراردادیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے. تو مشرف نے فلی ایگری کیا, اور وہاں جب یاسر عرفات سے بات ہوئی حوالہ میں, تو یہی کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے ایک ٹریڈ آفس کھولنا چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس پہ بچوں کی طرح یاسر عرفات رونا شروع کر دیا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو عرب تو مجھے پہلے ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اس نے سب یہ باتیں کی کیونکہ سارے عربوں نے مجھے میری بیک میں چھرا گھونپ دیا ہوا ہے, میں اکیلا رہ گیا ہوں. آپ بھی اگر وہ اسرائیل کے تعلقات کے زمرے میں آ گئے تو مصیبت میرے لیے بہت بڑھ جائے گی. تو خیر وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فلسطین کا کیا مسئلہ تھا. اچھا, اب جو ایران کا مسئلہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے, ایران ایک پارٹی ہے اسرائیل کے حوالے سے, اور شروع سے ایران کو اسرائیل ڈائریکٹ تھریٹ سمجھتا ہے اسرائیل. اچھا, اب یہ حوثی بھی ادھر ہیں. اچھا, حوثیوں کے ساتھ ادھر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری جو انسٹنکٹڈ لائلٹی ہے سعودیوں کے ساتھ, قطع نظر اس کے کہ انہوں نے ہمیں یعنی حالیہ سالوں میں ان کے بزرگ جو ہوتے تھے کراؤن عبداللہ وغیرہ کرتے تھے, یہ تو سارے کھلنڈرے شہزادے ہیں. انہوں نے اپنی پالیسیاں بنائی ہیں جو امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں بنیادی طور پر. اور یہ جو 7 اکتوبر کا حماس کا حملہ تھا اسرائیل پر, وہ اسرائیل پر حملہ نہیں تھا, وہ بنیادی طور پر سعودی عرب کی جو پینگی آ رہا تھا اس کو روکنے کے لیے تھا. اتنی بڑی قیمت دے کے یعنی اپنے لوگ مروائے ہیں, اور یہ ہوتے ہیں شہید صحیح معنوں میں بتا دوں. یہ ان کو شہید کہا جاتا ہے جو آزادی کے لیے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ پراکسی وارز میں دوسروں کے لیے جنگیں لڑنے والے شہید نہیں کہلا سکتے, میں بتا دوں. تو مقصد یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس وقت براہ راست اسرائیل کی نشانے پر ہے, اور صرف اس وجہ سے حملہ نہیں کر رہا ہے کیونکہ تیل کی سپلائی کا نقصان سارا یورپ کو ہوگا. یورپ سارا ڈیپینڈنٹ ہے اس تیل کی سپلائی پر. امریکہ کو بھی جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ جاپان, اور یہ ہے اس وجہ سے ایران پر حملے کا اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کر رہے ہیں. اب جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو اسرائیل ایسی کوئی چیز نہیں اب برداشت کر سکتا جہاں سے اس کو خطرہ پیدا ہو. اچھا, ہمارا جو بلوچستان ہے یہ وہ علاقہ ہے جس میں ہم بدقسمتی سے 70 سالوں میں ایک جنگ لڑ رہے ہیں اپنے ملک میں, اور یہیں سے انڈیا بھی آ کر ہم پہ وار کرتا ہے, اور امریکہ نے اپنے جماعتی گروپ چھوڑے ہوئے ہیں وہاں. اب یہ جو داعش ہے یہ جس طرح پہلے سوویت آکوپیشن کے بعد طالبان جو پیدا کیے گئے تھے وہ امریکہ نے بنائے تھے. مطلب ہے کہ اسامہ بن لادن نے پیسہ دیا تھا اور ہمارے مدرسوں سے 12-13 سال کے بچوں کو ٹریننگ دے کے
राइफलें पकड़ा के जहाद के लिए भिजवा दिया था। तो इस तरीके से ये एक हिस्ट्री है। तो तालिबान भी अमेरिका ने उसको बनाए थे। मैं बता दूं कि पैसा अरब लोगों ने भी हमारी मदद, क्या हमारे बच्चों को ट्रेन करवाया, असला अमेरिका देता था। तो वो जहाज लड़ा गया और हमने वो जहाज जीत के फतह भी करवा दी, सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया। लेकिन जो अमन आया उसके नतीजे में, उसके डिविडेंड्स पाकिस्तान नहीं आए। उसकी हमें अजाब मिला, जो क्लाशनिकोव कल्चर की सूरत में, रेफ्यूजीज की सूरत में, और ड्रग माफियाज की सूरत में, और जो हालात आजकल भी वही हम मसले से उलझ रहे हैं। लेकिन अमन गया, ईस्ट यूरोप आजाद हो गया, बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, और वो सारा ईस्ट यूरोप जो है वो जमहूरी हो गया। तो ये मैं कह रहा हूँ, जो फतह हम लेके दी थी, लेकिन अमेरिका ने उसके जो वो डिवाइड किए। अब जो दाइश पैदा किया है, ये दाइश की नस्लें हैं, किस्में हैं, जो अमेरिका ने तरह तरह बिठाई हुई हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं, अरब किस्म के लोग, जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है, और वो खुफिया तौर पर उस वक्त से 90 की दहाई से बलोचिस्तान हमारे में मौजूद हैं। अमेरिका उनको इस्तेमाल करता है हमारे खिलाफ भी और ईरान के खिलाफ भी। तो अभी भी यही हुआ। ये जो जश्न क्या है, जैश अदल, ये अजीब नाम, कुछ भी नाम रख लें, अब तो इस किस्म के अरबी के नाम रख लेते हैं इनको, एक्सरसाइज को भी। तो वो उन्होंने ईरान पर हमला किया, तो इस वक्त ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता किसी तरफ से भी। तो उन्होंने 3 टारगेट्स किए जो ईरान को, जहां से खतरा है, पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ से हमले हुए हैं, टारगेट हुआ है ईरानियन इलाका, तो उधर इराक में और सीरिया में। तो ये इस किस्म की सिचुएशन में ईरान की तरफ से इस किस्म का एक्शन, वो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने कहा है, मैं उनके बता रहा हूं। बाकी हम हमेशा ये कहा करते हैं कि हम नहीं कुछ भी करते। अब इंडिया जो है वो हमेशा हमें ब्लेम करता है, और वो हमारे मुल्क पर भी उसने सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की धमकियां भी देता रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक्स की भी गई हैं, और उसके बरक्स पर जो डॉन लीक्स वगैरह के, जो आपको पता ही होगा कि किस तरह हमारी फौज ये सियासतदान ही रगेदते थे कि आप लोगों की फौज कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो ये इस तरीके से हमने फौजी रोल को इतना अपना वो कर दिया है कि हम अपने बॉर्डर्स का वो नहीं रखते कि अपने इलाके में से दूसरे मुल्कों के ग्रुप बैठे दूसरों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। क्योंकि ये ऐसा है कि हम खुद प्रॉक्सी वॉर्स के आदी हो गए हैं। कभी हम अमेरिका की जंग अफगानिस्तान में लड़ते हैं, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जंग लड़नी थी, मुशर्रफ उनको खींच के पाकिस्तान लाया था उस जंग को, और उसके नतीजे में हम आज तक फंसे हुए हैं उस जाल में। ये कहना, देखिए ईरान का अपना मौकफ है, ठीक है, आप पाकिस्तान का मौकफ कहते हैं कि जी ये नहीं होना चाहिए था। अब इन्होंने स्कोर बराबर कर दिया है। अब जिम्मेदारी जो भी है वो फिर भी इस वजह से हम पर पड़ रही है। मैं आपको ये जरा क्लियर नोट करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में हुकूमत कोई नहीं है इस वक्त। देयर इज नो गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो एक क्या नगरान या गंवार हुकूमत जो बैठी है, इसका तो मैंडेट सिर्फ इलेक्शन करवाना है। ये बड़े फैसले करने की मुस्तहक नहीं है, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। तो इस हुकूमत की ड्यूरेशन में किसी किस्म का किसी दूसरे मुल्क पर हमला, वो भी एक गैर आईनी हरकत है। मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ डिफेंस के तौर पर ये कहना कि हम पे हमला हो गया था और ये हम इस वजह से हमने ईरान पे हमला किया है, ये वो है हम ईरान के साथ कर रहे हैं जिस मुल्क ने हमें 65 की जंग में इंडिया के हमलों से बचाया। हमारे सारे जहाज, उनको एक वो क्या कहते हैं, वो जो बैकयार्ड दिया हमें उनको सेफ्टी में रखने का, 71 में हमारी मदद की, और इसी तरह हमने ईरान को मदद की, करते रहे। ये एक म्यूचुअल था, ठीक। और वो कभी भी नहीं हुआ। सो मच सो कि 2002 में जब वाजपेयी के जमाने में पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स का खतरा बढ़ गया था, पूरी फौजें इंडिया ने हमारे ऊपर खड़ी कर दी थी, तो उस वक्त भी ईरान ने हर मुमकिन हमारी मदद की थी। तो ये चीज
سوچنے والی ہے کہ ایران کے ساتھ آپ یہ لگژری نہیں کر سکتے صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اسرائیل تو پھر شمشاد صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہم نے جس طرح جو آپ نے فرمایا کہ امریکہ یا اسرائیل کے کہنے پہ یا ان کی وجہ سے کیا ہوگا، تو اگر کیا ہے تو پھر تو یہ تو بہت بڑی گیم ایک بن سکتی ہے، کیونکہ اگر ہم اگر اس طرح اسی میں آگے جاتے ہیں تو پھر تو ہم بالکل اسی طرح نہ ہو جائیں کہیں کہ جس طرح یوکرین کو یوز کیا جا رہا ہے رشیا کے خلاف، اسی طرح کہیں ہم یہ نہ بیٹل گراؤنڈ نہ بن جائیں ایران کے خلاف۔ دیکھیں یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ سفارتکار ہیں، میں نہیں سمجھتا فارن آفس کا کوئی بندہ بھی اس بات کو اپروو کر سکتا ہے کہ جس وقت ایران کا ہوا تھا تو ہمیں ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ضرورت تھی، اور غالباً ہمارے کئی وفد بھی موجود تھے وہاں، تو ہم ان کو استعمال کرتے، لیکن مقصد یہ نہیں۔ اب وہ جب وہاں، اب میں حیران رہ گیا، وہ ٹسوری وہ گورنر کراچی کا وہ بھی ایران گیا ہوا تھا دوروں، بتائیے ایسے لوگ یہ ہماری سفارتکاری میں انوالو ہو رہے ہیں تو کہاں کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے، کہاں کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے یہاں پہ ملک میں جو نگران حکومت ہے، اس کا آپ کو بتائیے کہیں انٹیریئر منسٹر نظر آ رہا ہے، اس کا ڈیفنس منسٹر کہیں نظر آ رہا ہے، فارن منسٹر بھی کہیں افریقہ شفریقہ پھر رہا تھا وہ ٹیلی فون پہ، وہ کمپالا میں، وہ یوگینڈا میں ہے، اور جو پرائم انہوں منسٹر نے ہے وہ فون ڈیووس کیا، میں۔ اس نے فون کیا، یہ عجیب مسلیڈ لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کچھ صاف بات کوئی نہیں بتائی جا رہی، تو مجھے افسوس ہے کہ آج فارن آفس کو بھی مجھے ترس آ رہا ہے اپنے فارن آفس پہ کہ ہماری جو ٹریننگ ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری کمٹمنٹ، اور جس طریقے سے فارن آفس کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ریاست کو جتنا ڈیمیج ہوگا ان سب باتوں سے، میں کہتا ہوں وہ ناقابل بیان ہے۔ جو کچھ اس کے نتائج آنے والے دنوں میں ہوں گے، اور حکومت کے بغیر، یعنی یہ جو بیٹھا ہے ہمارا پرائم منسٹر نگران حکومت، وہ وہاں داووس میں جا کے بیٹھا ہے، برف دیکھنے گیا وہاں۔ ارے بھائی تم الیکشن کراؤ، الیکشن میں ملک جو ہے وہ جہنم میں گیا ہوا ہے، تیاریوں کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور تم سیرے کر رہے ہو اور ایران کے ساتھ لڑائیاں کروا رہے ہو۔ یہ تو کوئی بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا، حرکت کسی طرف سے بھی ہوئی ہو کہ اس کو پراپر مینج کیا جاتا ڈپلومیٹک سطح پر، اور اس کو وہ کیا جاتا۔ میں اب اپنے ان دنوں 5 سالوں کی بات بتا دوں، نواز شریف ایک دفعہ خود گئے، سرتاج عزیز کو بھیجا خاتمی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، تو اسی طرح جو اور بھی واقعات کئی ایسے تھے کہ ہم نے جنگیں جو ہیں وہ پریونٹ کی تھی، کارگل کو ہم نے ختم کروایا، اور اسی طرح اور ایران کے ساتھ روز جھگڑا ہوتا تھا۔ مزار شریف میں 20 ایرانی جو تھے وہ کلیم کرتے تھے سفارتکار، اگرچہ وہ ان کے ریولوشنری گارڈ تھے، وہ مارے گئے تھے وہاں، اور وہ ایران کہتا تھا کہ ہم لوگوں نے مارے ہیں، تو ہم کہتے تھے یہ طالبان نے مارے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں پہلے ہوتی آئی ہیں، مگر ہم نے ہمیشہ ڈپلومیٹک سطح پر ان مسئلوں کو سلجھایا۔ ابھی بھی یہی وقت ہے کہ ایران کے ساتھ فوری طور پر اس مسئلے کو سلجھانے، اور ہمیں قطعی طور پر نہ اسرائیل کے کانٹیکس میں نہ یوکرین کے کانٹیکس میں کسی جنگ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں شروع دن سے مجھے فکر تھا کہ یہ جو اسرائیل کا ہے کہیں اس میں ہم ہاتھ نہ مار دیں، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تو یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہمیں آج باجوہ نے یہ کام شروع کیا تھا، یوکرین میں انوالو کیا پاکستان کو، یوکرین کو کچھ فوجی مٹیریل بھجوایا، اور پھر جس طرح اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو چیلنج کیا تھا کہ اس نے یہ روس چلا گیا، یہ کہہ رہا گیا، حالانکہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، تو اگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہاں جانے کا تو اس کا لیگل پروگیٹو تھا۔ یہ جو ہے اس وقت اس نے اس پرائم منسٹر کو ریموو کیا امریکہ کی خوشی کی خاطر۔ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی، سازش ہمارے ملک کے اندر ہوئی تھی۔ یہ دونوں جو فیملیز ہیں، ڈائنیسٹیز جو سیاست کی ہماری، جن کو اب اقتدار دیا جا رہا ہے، یہ تھی، اور اس وقت کا باجوہ جو تھا، یہ مل کر انہوں نے سازش کی تھی، اور جس طریقے سے وہ حکومت اتاری، اور پھر آج حکومت کے بغیر جس قسم کے یعنی آپریشنز ہو رہی ہیں ایران کے حوالے سے، یار یہ تو
कोई रियासत का पाकिस्तान, कायदे आजम की रूह तो तड़प रही होगी इस वक्त कि ये मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। वो आधा पाकिस्तान जो असल पाकिस्तान था वो गंवा दिया था याहिया ने, और अब याहिया किस्म की चीज ही अब अभी आजकल वही चीज, बिल्कुल वही चीज हो रही है। उस वक्त इलेक्शन के बाद जो अवाम का वर्डिक्ट था वो नहीं एक्सेप्ट किया गया, और आज वो इलेक्शन से पहले वो जो वर्डिक्ट है उसको रोकने के लिए सारी इंजीनियरिंग हो रही है। ये तो लेकिन शमशाद साहब, अगर खुदा ना खास्ता अभी जिस तरह हमने स्ट्राइक बैक किया है, अब अगर इसको एस्केलेशन होती है इसमें, और जाहिर है कि एस्केलेशन का लैडर जो है अगर हम करते चले जाते हैं, ऊपर चले जाता है, तो फिर तो मामला जो है वो कहीं वाइडर स्केल पे ना चले जाए जंग जो है, और हमारा जो हमारा डोमेस्टिक जो सिनेरियो है, हमारा जो इंटरनल डिस्कॉर्ड है, वो उसकी वजह से तो फिर पाकिस्तान की तो वैसी बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। कैसे लड़ेगा पाकिस्तान जंग? देखिए ना, ये भी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज जिस सिचुएशन में हम हैं, इसमें फौज ने अपने आप को अवामी सतह से बिल्कुल एलिनेट कर दिया हुआ है। जिस किस्म की पॉलिसियां वो अंदरूनी मामलात में फौज ने जारी रखी हुई हैं, तो अवामी सतह पर बहुत इसको मुश्किलात पैदा होंगी हमारी फौज को। मैं कहता हूँ फौज का बगैर पॉपुलर सपोर्ट के ऑपरेट करना नामुमकिन होता है। तो इस वजह से ये चीजें सोचने की जरूरत है। मगर बात तो मैं वही कर रहा हूं कि हुकूमत नहीं है, यहाँ कोई लीडर नहीं है। मैं बताऊं, कोई लीडर नहीं है। अब एक जो आर्मी का चीफ होता है, तो वो तो एक ग्रेड 22 के अफसर की तरह होता है ना, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास 6 लाख 7 लाख फौजी हैं, तो इस वजह से वो पॉलिसियां बनानी शुरू कर दे। ये आइन में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, ठीक है ना। तो आइन में तो यही है कि एक हुकूमत होगी, अवामी इलेक्टेड हुकूमत होगी, वो फैसले करेगी। बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन के साथ भी खिलवाड़ ऐसी की जा रही है जिससे पता ही नहीं कि कौन मुंतखब होगा, कौन मुंतखब नहीं होगा। यानी वो 71 वाला वाकया और आज का वाकया ये बिल्कुल एक जैसे वाकये हैं। तो आज मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इतना अनसर्टेन हो गया, मैं बता दूं कि हम जैसे जिन्होंने सब कुछ ये विटनेस किया हुआ है अब पिछले 75 साल से, ये जो मौजूदा आज की फौज के सरबराहान हैं, जितने जर्नैल हैं, ये तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, पैदा भी नहीं हुआ। हाँ। जब से हम देख रहे हैं पाकिस्तान के चैलेंजेस, जिस तरीके से हमें धकेला जाता है प्रॉक्सी वॉर्स में। तो ये चीजें अब तो शमशाद साहब, ये जो इलेक्शंस की जो बात हो रही है, और उसमें भी अभी तक अनसर्टेनिटी है कि होगा कि नहीं होगा। फिर एक सबसे बड़ी जो जमात है उसको बिल्कुल डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया है, उसको बिल्कुल डिसॉल्व करके रख दिया गया है। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनल जो हमारी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। देखें, जब ये मैं एक चीज बता दूं कि सोवियत जो थी ना, सोवियत यूनियन जब था डिसमेंटल होने से पहले, वो मिलिट्री ताकत था, इतनी मिलिट्री कि अमेरिका से बहुत आगे था। स्पेस टेक्नोलॉजी में सोवियत यूनियन पहले पहुंचा था, ठीक है जी। और बदकिस्मती देखिए कि जब वो सोवियत एम्पायर डिसमेंटल हुई है, उस वक्त वो अंदरूनी तौर पर अपने वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रहा था। यानी इतनी मिलिट्री ताकत वो नहीं सरवाइव कर चुकी बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल वीकनेसेस, प्रॉब्लम्स। सोवियत एम्पायर का शराजा मुंतशर हो गया। तो हम एक न्यूक्लियर ताकत बने थे, हमें इतना फख्र होता था कि अब हम बिल्कुल आजाद रहेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं हमें करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि गुज़श्ता 2-3 सालों में ऐसे वाक़यात हो गए हैं कि हमें फिर से गुलाम बना दिया गया है। और ये सिर्फ शख्सी सतह पर फैसले होने की वजह से कि एक आदमी जो कि एक 600-700 लाख की फौज की सरबराही करता है, तो वो मुल्क की तकदीर के फैसले करता है, एक आदमी। ये सोचने वाली बातें हैं। और हम सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि काश इनको ही सोच समझ आ जाए कि ये तारीख को दोहराए ना, जो कुछ हम पहले कर चुके हैं। अगर मैंने याहिया खान में बताऊं, जब अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जियाउल हक ने याहिया खान को वाशिंगटन भेजा था इलाज के लिए, एंड आई हैपन इन द एम्बेसी, मैं हेड ऑफ चांसलरी था। तो मेरा अपने साहबजादा याकूब थे हमारे सफीर, और वो इतने गुस्से में थे कि ही डिडंट वांट टू सी याहिया's फेस। कहता मैं तो उसको देखूंगा भी नहीं, तुम उस बंदे को तुम खुद सुन लो।
تو میں اور कर्नल दुरानी होता था मेरा कोलीग वहाँ, जो बाद में जनरल दुरानी जनरल बने थे, वो बन गए नेशनल थे सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे। तो हम दोनों की जिम्मे थी कि याया को लुक आफ्टर करना। तो वॉल्टर रीड अस्पताल में हम बैठते थे और उसकी बातें सुनते थे। वो बाज दफा रोता था, यानी पागलों की तरह रोता था कि ये मैंने बहुत अपनी जिंदगी की बड़ी गलती की थी, और भुट्टो को गालियां देता था। आज बिल्कुल वही ड्रामा खेल रहा है आपके मुताबिक, बिल्कुल वही, कि वही जो याया के है ना, भुट्टो के जो फॉलोअर्स हैं, जो हेरिटेज है जो है, एक तरफ शरीफों और बदमाशों की दो फैमिलियां हैं ना, एक आधे मुल्क में शरीफ हैं, दूसरे मुल्क में बदमाश हैं, तो ये दो फैमिलीज हैं। तो उन्होंने फौज के साथ मिलकर ये सिरुताल पैदा कर दी है, जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। मैं बताऊं, काश फौज में ये एहसास लोग कर लें कि तुम वो बातें ना दोहराओ जिसकी वजह से पहले मुल्क टूटा है, और आज हम फिर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। और जिस रास्ते पर हैं, बलूचिस्तान बहुत डाइसी सिचुएशन है। बलूचिस्तान में आपने जिस किस्म के ग्रुप्स वहां बिठाए हुए हैं, वो चाहे हमने बिठाए हैं या अमेरिका ने बिठाए हैं, लेकिन आपको पता है आपकी रिट कहाँ है कि जो आपकी जिम्मेदारी है अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, सैंक्टिटी को कायम रखना, वो ग्रुप कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? आपकी अपनी रिट नहीं है। कुलभूषण यहाँ आपके इलाके में आके इंडिया आपके कराची तक पहुंच के आपको इंटरफेयर करता है, तो कैसी आप मुल्क के अंदर आप सरहदों की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या मुल्क का मुस्तकबिल कैसे आप सिक्योर करते हैं? नई फौज, ये तो चले शमशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आपने एक अपॉइंटमेंट है, आपकी उधर जाना है आपने। मैं इंशाल्लाह फिर आपको दोबारा ज़हमत दूंगा जी, और जल्दी मुलाकात होगी, और इसी सिचुएशन पे हम कोशिश करेंगे कि आपसे टाइम एक आधे दिन में दोबारा लें, ताकि इसको मजीद थोड़ा सा आगे डिस्कस किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपको तवज्जुह से सर, जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो फैसला करने हैं, कि मेरी दरख्वास्त सबसे यही है कि मुल्क को बचा लो और ये ईरान के साथ झगड़ा खत्म करो। कुछ भी हो, अभी तक हो जाना चाहिए था, हमारा फॉरेन मिनिस्टर वहां जाना चाहिए था, और ये पहले होते थे ये कॉन्टेक्ट्स इस तरीके से। अभी क्योंकि हुकूमत नहीं है, इस मुल्क में हुकूमत नहीं है, ये जो इनका हुकूमती काम है ही नहीं है, ये जो काकड़ साहब हैं, ये तो तमाशा अपना अय्याशी करने के लिए आए हैं। मेरा ख्याल पता नहीं कितना 20वां दौरा है कर रहे हैं। अब ये आजकल बर्फ स्विट्जरलैंड की देख रहे हैं, अपनी फैमिली ले जाते हैं, सारा ये चल रहे हैं। ये तमाशे उस वक्त एक दफा पहले भी गया था मैंने, अगले दिन भी स्विट्जरलैंड की इसी दावोस मीटिंग में हमारे नवाज शरीफ वो गए थे, तो वहां जाके कहा कि मैंने डिनर करना है। तो जब जाके इन्होंने तो जाके कोई तकरीर भी नहीं की वहां, तो वो डिनर के लिए जब इनविटेशन हुए तो पता चला कोई भी गेस्ट नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो 2-2, 3-3 हफ्ते पहले जाते थे इनविटेशन। तो फिर वो उनके डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जो थे, तो उन्होंने फिर उनके लिए गेस्ट बनाए, जो टर्किश लिमोजिनों के ड्राइवर थे, सारे टूट, और कहा गया ये सारे यूरोप से इन्वेस्टर्स आ गए हैं। तो वो फिर खबरनामे में पूरी वीडियो कवरेज उनकी पैदा हुई। तो एक तमाशा बना हुआ है मुल्क में, बताओ। व्हाट अ वेस्टेज। शमशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जल्दी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।